मुश्किलें थोड़ी अलग है औरों से, मगर भावनाएं नहीं। सपने हमारे एक जैसे हैं, लेकिन रियलिटी में कहीं भेदभाव है। राहों में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन हमराही हमेशा साथ निभाते हैं। रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनिए कार्यक्रम हमराही, दिव्यांग साथियों की कहानी, जिंदगी का साथ निभाने की ये है खास कहानियाँ। सिर्फ रेडियो मधुबन 90.4 FM पर रविवार शाम 5 बजे सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमराही रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हूँ कार्यक्रम हमराही लेकर के। तो आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। और कार्यक्रम हमराही के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, कोई नई बात नहीं है। हमारा ये कार्यक्रम दिव्यांग साथियों की जिंदगी पर आधारित है और किस प्रकार उनको अपने सामाजिक विकास में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार और उन चुनौतियों से हमारे साथी पार पाते हैं, समाज का, परिवार का, उनके जीवन साथी को ढूंढने में क्या योगदान रहता है। तो यही सब जानने समझने का प्रयास हम इस कार्यक्रम के माध्यम से करते हैं। और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में इंदौर मध्य प्रदेश से हमारे मेहमान हैं श्रीमान कैलाश मालविया जी और उनकी धर्मपत्नी लीना जी। तो आइए आज बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे आज के हमराही की कहानी कैसी है। कैलाश जी और लीना जी, आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। जी जी जी। तो कैलाश सर, हमारे सुनने वालों को हम चाहेंगे कि जरा आप अपने बारे में बताएं। जी सर, जी सर। पहले तो मैं सबसे पहले रिकॉर्डिंग क्लब का और स्वयं संदीप सर का इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और मुझे चुनने के लिए हम दोनों की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। धन्यवाद। और रिकॉर्डिंग क्लब एक ऐसी संस्था है, वैसे मैं बहुत सारी संस्था से जुड़ा हूँ, परंतु ये एक ऐसी संस्था है जो दिव्यांग जनों को उनकी क्षमताओं से अवगत कराता है और एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर नए नए कुछ न कुछ, या जैसे ये कहूँ कि रचनात्मक कार्य करने की प्रेरणा देता है। एक सुना होगा आपने, एक पाठ था हम लोगों के एमपी में, उपमन्यु तीसरी या चौथी में। जी जी। उसमें ये था कि वो उसमें शुरू में लिखा था, बहुत मैं बताऊंगा, कि प्राचीन काल में एक धौम्य नाम के महान ऋषि रहा करते थे जो अपने शिष्यों को पढ़ाई के साथ साथ में जीने की कला भी सिखलाते थे जी। तो ऐसे ही जीने की कला रिकॉर्डिंग क्लब भी हमारे दिव्यांग साथियों को सिखाता है। कंपटीशन के इस युग में एडवांस टेक्नोलॉजी से जोड़ता और कंपटीशन करवाने का जो एक अनोखा रचनात्मक कार्य करता है, उसके लिए मैं पुनः हम दोनों, मैं और वाइफ की तरफ से संदीप सर का, रिकॉर्डिंग क्लब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जी जी जी, बहुत धन्यवाद कैलाश जी। हमारा प्रयास यही है और रेडियो मधुबन का इस के साथ मिल करके हमारा यही प्रयास है कि हम हमारे दिव्यांग साथियों की आवाज को मुख्य धारा के लोगों तक लेकर के जाएं। तो हम चाहेंगे, बहुत दिन से चाह रहे थे कि ये एक ऐसा प्रोग्राम शुरू हो जिससे एक दूसरे को सुनने, समझने और सीखने का एक मौका मिले। हमारे इंदौर में पहले एक हमराही कार्यक्रम चलता था जिसमें हमको भी मौका मिला था आकाशवाणी के माध्यम से। वो भी एक अनूठा प्रोग्राम था। ये आपने हाई लेवल पे जो चालू किया, इसके लिए पुनः बधाई के पात्र सब। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। आप अपनी जिंदगी के बारे में जरा बताएं, आपकी शिक्षा वर्तमान में क्या कर रहे हैं और कौन सी दिव्यांगता से ग्रसित हैं आप? जी, मैं बताना चाहूंगा कि मैं कैलाश मालवी इंदौर से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर पे एक श्रीखंडी गांव नाम का एक छोटा सा कस्बा है, मुश्किल से 100-200 घर होंगे वहाँ पे। तो वहाँ पे मेरा जन्म हुआ 1978 में और 3 वर्ष की उम्र में मुझे चेचक हुआ, छोटी माता जिसको बोलते हैं जी। उसमें मेरे अलावा 2 मेरी काका की लड़कियां और 2 मेरी बुआ की लड़कियां, ऐसे 5 लोगों को हमको चेचक निकला और उसका जो भार पड़ा वो सारा भार मुझ पे पड़ गया और उन 4 बहनों को तो अच्छा हो गया और मैं बाद में डॉक्टरों के द्वारा ये घोषित कर दिया गया कि आप पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित हो गए जी। तो ये सब चीज
देखने के बाद में परिवार के लोग निरक्षर तो थे, पिताजी किसान थे, तो वो कुछ समझ नहीं पाते थे। तो एक सर थे हमारे यहाँ, एक स्कूल चलता था हमारे यहाँ, एक चेतमल सर थे, तो वो स्कूल में पढ़ाते थे। वो हमारे जो प्रिंसिपल जो रिटायर्ड है आईपी पाटीदार साहब, उनके साथ में क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़े थे वो जी। तो उन्होंने ये कहा कि यार एक स्कूल है वहाँ पे इंदौर में, मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ, उसमें इसको भर्ती करवा दो इस बच्चे को। अच्छा, उस बीच ये हुआ कि मेरी माँ का भी देहावसान हो गया था डाइड होने के बाद में। अच्छा, तो जी तो उसके अलावा फिर मेरे जीजाजी थोड़े पढ़े लिखे थे, समझदार थे, एमपीबी में थे। उनका एक भतीजा था मांगीलाल, तो वो उनके साथ में दिव्यांग साथी थे श्री आधार सिंह चौहान जी, वो गुजराती कॉलेज में पढ़ते थे। तो उन्होंने अवगत कराया, बताया कि इस तरह से ब्लाइंड पढ़ाते हैं। तो जीजाजी ने मुझे 1984 में मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ में एडमिट करा दिया पहली कक्षा में जी। मुश्किल से 5-6 साल की उम्र रही होगी जी। और पढ़ते पढ़ते परिसर की कमी थी, तो 1-1.5 साल बाद इंदौर में प्रकाश नगर स्थित नौलखा के पास में डॉक्टर हेलन केलर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एक स्कूल था, वहाँ उस परिसर में हमको शिफ्ट कर दिया। उस शिफ्ट के दौरान मैंने 2वीं पास करी और गर्मी की छुट्टी में मैं गया घर में अपने। 30 अप्रैल को पालक डे हुआ हमारा और हमें छुट्टी दे दी, 2 महीने की ग्रीष्मकालीन छुट्टी, पहले 2 महीने की छुट्टी देते थे। तो उस बीच 3 मई को पूर्ण दृष्टिहीन तो था मैं, शनिवार का दिन था, सायं 5-5:30 बजी होगी तकरीबन। तो एक ऐसा कुछ मालिक का कर्म हुआ या विधि का विधान हुआ, वो उसकी वही जाने, आप हम तो नहीं समझ पाते। पर क्या हुआ, कोई कुछ हम समझ नहीं पाए उस चीज को। और एक ऐसा मेरे जिंदगी में दौर आ गया कि कम से कम 25-30 फीट गहरा कुआं था। ओहो। उस कुएं में मैं गिर गया। अरे बाप रे बाप। जब उस कुएं में गिरा तो सूखा कुआं था वो, तो उस कुएं में ऐसा गिरा कि मेरे आंखों में चोट आई, दांत टूट गए 3-4, होठ में चोट आई, पेट में चोट आई। 1 महीने तक हमारे MYH हॉस्पिटल है इंदौर में, उसमें मुझे एडमिट किया गया। और साधन तो कुछ थे नहीं, बड़ी मुश्किल से किया। एक डॉक्टर MV शिडोनकर हमारे संस्थापक थे, जब वो उस समय वहाँ सर्विस करते थे ये MY हॉस्पिटल में जी। और एक डॉक्टर हमारे एक वार्डन थे HL खरे साहब, उन्होंने मुझे उस समय 5 बॉटल खून दिया। तो मुझे कोई पूछता है ईमान से संदीप साहब, मैं बताना चाहूंगा, ये मन की आवाज है, यदि मुझसे कोई पूछता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो 4 जुलाई से बताने से पहले मैं उससे यही बताता हूँ कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 3 मई है। तो वो 3 मई का मुझे पुनः जन्म हुआ मेरा। एक तरह से आपका पुनर्जन्म हुआ वो। अच्छा, ये जो मेरे जी ये जो मेरा नाम जो आप कैलाश जान रहे हैं ना, इसकी भी एक कहानी यदि आपकी अनुमति हो तो मैं उसको भी सुनो। ये मेरा नाम असली नाम नहीं है मेरा, ये दूसरे का नाम का उपयोग कर रहा हूँ मैं। जी जी इस नाम का भी क्या था, इसमें भी ऐसा था कि हम 5 भाई और 5 बहनें थी जी। तो उसमें जो कैलाश था एक भाई मेरे से बड़ा, वो गांव की, जैसे मैं कुएं में गिरा और मैं बच गया जी, वो होदी में गिरा और वो डूब गया और मर गया वो। उसके बजाय मुझे नाम उसका कैलाश था, तो उसके नाम से मुझे बुलाते। मेरा तो शायद मोहन या और कुछ भी होगा, मैं इतना नहीं जान पा रहा हूँ, परिवार से चर्चा करना पड़ेगी। और उसका नाम धारण किया है मैंने आज, तो वो मुझे मिल रहा है। तो ऐसी संघर्ष की और दुख भरी कहानी मेरी चलती रही। 8वीं तक मैं पढ़ता रहा डॉक्टर हेलन केलर दृष्टिहीन माध्यमिक विद्यालय में। और मैं मालवा का और इंदौर का इतना आदी था कि बाहर कहीं जाना नहीं चाहता था। 8वीं के बाद में हमारे पास कोई ये इंदौर में कोई सी संस्थाएं भी नहीं थी 8वीं के बाद पढ़ने के लिए, तो मुझे मजबूरी में भोपाल जाना पड़ा 9वीं कक्षा पढ़ने के लिए। दृष्टिहीन कल्याण संघ 1250 शिवाजी नगर में स्थित है, भोपाल में संस्था, वहां मुझे जाना पड़ा 9वीं में। परंतु वहां पे भी कुछ इस तरह से रहा कि वहां के पानी में थोड़ा कैल्शियम की कमी है, तो मुझे वो सूट नहीं हुआ और आए दिन मैं बीमार होता रहा। बीमार होने के साथ साथ में मैं वहाँ 1 साल ही पढ़ पाया और वापस इंदौर आ गया। फिर मैंने बंगाली स्कूल में एडमिशन लिया 10वीं में, और 10वीं तक का स्कूल था वो, इसलिए मुझे 11वीं 12वीं नूतन स्कूल से पढ़ना पड़ी। और धीरे से फिर कॉलेज में आया आर्ट एंड कॉमर्स में। तो पढ़ाई में मेरा कोई ज्यादा विशेष मन नहीं लगता था, मेरी कोई बहुत बड़ी
वो भी नहीं थी और कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मुझे आईएएस अधिकारी बनना, मुझे तो एक रोजी रोटी मिल जाए, क्योंकि परिवार का कोई ऐसा इतना वो नहीं था, सब लोग घर में मतलब कुल के बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा नहीं थी, टेलीफोन का माहौल था। हाँ, और जो मैंने मांगा सच्ची श्रद्धा से मालिक से, वो मुझे मिल गया। मेरे घर में हमेशा शुरू से मैंने टेलीफोन के डिब्बे ही देखे, तो मैं टेलीफोन ऑपरेटर बन गया, क्योंकि भाई और मामा और भी भाई जितने परिवार सब लाइनमैन थे टेलीफोन डिपार्टमेंट में ही, तो मैं उससे टेलीफोन ऑपरेटर बन गया। और टेलीफोन ऑपरेटर की भी थोड़ी सी ऐसी कहानी है कि मैं करता रहा, पढ़ता रहा, ट्रेनिंग वगैरह करी और ट्राई करा। मैंने 97 में भोपाल एक किया, राजधानी भोपाल है हमारे एमपी की, तो वल्लभ भवन में सचिवालय में आना जाना, एक पद सिलेंडर किया, उसका क्या बोलते हैं एलडीसी का, तो टेलीफोन ऑपरेटर का पद मांगा। इसमें भी हरिओम पंडित जी का बड़ा सहयोग रहा, मैं बड़ा एहसान बद्ध हूँ सबका ऋणी हूँ, क्या पता किसी का कब ऋण चुका पाऊँ नहीं चुका पाऊँ, परंतु एहसान बद्ध हूँ। उन्होंने भी मुझे सर्विस के दौरान बहुत योगदान रहा। तो 12 अक्टूबर 1999 को वाणिज्य कर विभाग, जिसको आज जीएसटी डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं, उसमें मेरा अपॉइंटमेंट हो गया एज ए टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में जी। और फिर रोजी तो मिल गई पर रोटी नहीं मिली, तो रोटी की इसमें थोड़ा सा था कि यार कोई हमराही ऐसी मिले जो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मेरा सर ओवर कॉन्फिडेंस था। नौकरी में तो नहीं था, पर इसमें हमराही में ओवर कॉन्फिडेंस था, कोई अच्छी आंख वाली मिले, बढ़िया गाड़ी पे घुमाए, ले चले थोड़ा बहुत इधर उधर, हाँ इस टाइप का था। तो सर उसमें क्या मालिक ने सुनी भी ना। 19 फरवरी 2000 को क्या हुआ कि मैं पहले ये कहा करता था राष्ट्रीय दृष्टि संघ को, हमारे एमपी वेलफेयर को, सबको कहा था कि यार हमारे भाइयों को शादियां करना रहती है, परिवार के लोग तो ध्यान देते नहीं है, आप लोग को ऐसे सम्मेलन वगैरह करो या कुछ करो। अच्छा, गांव के लोग क्या बोलते थे सर, मेरे मामा वगैरह सब बोलते थे यार हमने सुनी भाई वो स्कूल वाला सब तुमके पढ़ावेगा लिखावेगा, साथ में फिर नौकरी भी देगा। मैंने कहा हाँ मामा। तो बोले नौकरी के साथ में फिर ब्याह भी बीच कराए। मैंने हाँ ब्याह भी बीच कराएगा, तुमका कोई चिंता फिक्र कहीं नहीं करने, सब ब्याह भी बीच कराएगा और नौकरी भी बीच देगा और पढ़ाएगा लिखाएगा, सारा काम कर देगा वो, चिंता ना करो। सारा काम बीच करेगा, तुमके कोई कहीं नहीं करना है, सब बीच करेगा। तो संघ वालों ने सर कुछ सुने नहीं, वो कुछ दृष्टिहीन कल्याण संघ भोपाल वालों को कुछ बात जम गई, वो कुछ लोग तैयार हो गए। तो उन्होंने 19 फरवरी 2000 को एक सम्मेलन कर डाला, परिचय सम्मेलन। परिचय सम्मेलन क्या, विवाह सम्मेलन हो गया, परिचय तो कुछ नहीं हुआ, विवाह सम्मेलन, क्योंकि वो भी बेचारे उत्साही लाल थे और हमको तो जरूरत थी सही। तो उसमें ऐसा यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा। जी। ये कहानी जो है वो तो सुननी है, क्योंकि कार्यक्रम भी का नाम भी वही है और उसी पर आधारित है। लेकिन एक बार बीच में हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वालों को जरा लीना जी से परिचय करवाया जाए। बिल्कुल। हाँ तो बताएंगे ना, मैं 20 तारीख का, मैं 19 का तो बताऊँ। नहीं वो तो बता दो, लेकिन वो अपने बारे में, भाई उन्होंने पढ़ाई क्या की है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं मूल रूप से, जरा ये, और उनको कौन सी दिव्यांगता है, जरा ये हम एक बार जानना चाहेंगे। जी, अतिबाधित दिव्यांगता। जी सर नमस्कार। जी सर, मैं विकलांग हूँ जी। पैर से। अच्छा। हाँ, मेरे को ज्यादा विकलांगता नहीं है, हल्की सी मेरी मतलब पैर की जो एड़ी है ना जी, वो नहीं टिकते। हम क्या 2 बहन जुड़वा थी जी है, मतलब हाँ 2 बहन जुड़वा हो गए थे, तो वो तो अच्छी है, उसको कोई परेशानी नहीं है जी। हाँ, तो मेरे को वो बचपन से मतलब ये पैर की परेशानी है। जी। अच्छा, और आप कहाँ से? मेरे को 4 बहन है। मैं उधर महाराष्ट्र तरफ की हूँ, नागपुर तरफ से है। ओके। हाँ, मैं 4 बहन है, एक भाई है, मम्मी पापा है, पूरा परिवार है। ये हमारा एक इत्तेफाक ही है कि पिछले कार्यक्रम में भी जो हमारी मेहमान थी वो भी एक महाराष्ट्र से थी, और इस बार आप भी महाराष्ट्र से हैं जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ कैलाश सर, तो अब आप अपनी कहानी जारी रखें। जी। तो सर क्या हुआ कि 19 तारीख को मैं और मेरे कुछ साथी लोग, मेरे बड़े भाई और एक भांजा जमाई, हम लोग सब गए और देखने के लिए कि कोई यार लड़की मिले ठीक ठाक, अच्छा व्यवस्थित देखे जरा। भोपाल गए आप लोग? भोपाल हम लोग सब गए और भी बहुत सारे ब्लाइंड साथी लोग गए। तो उसमें 19 फरवरी को हम लोग गए अपनी पैसेंजर ट्रेन से, और 20 को 18 को गए होंगे, और 19 को बात हुई परिचय की, सबसे मिले जुले एक दूसरे से, कोई क्या मिले कोई कैसा मिले कुछ। मैंने कहा यार महाराष्ट्र से ये लोग कुछ लोग आए थे, तो 2-4 लड़की आई थी, तो उसमें ये जो लीना जी ये सबको थोड़ी अच्छी लग रही थी और समझ में आ रही थी, और मैं और किसी और को कहीं देख रहा था, और मेरे दिमाग में ये था
यार यार हिंदी आती ही नहीं, पढ़ाई का जो जगह है, मैं भी कम पढ़ा लिखा और ये भी थोड़ी बहुत कम पढ़ी लिखी, तो दिक्कत पढ़ाई की नहीं है, दिक्कत बोलने की है, दिक्कत समझने की है, भाषा समझने की है। भाषा भी चलो समझ लेंगे। मेरे टीचर सारे मराठी थे, परंतु दूरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी उसमें, क्योंकि मैं भोपाल से आगे कभी अकेला गया ही नहीं, तो नागपुर न यवतमाल न काचनगांव न हिंगन घाट ने सब महाराष्ट्र के दौरे कैसे करूंगा। पर वो भाई लोगों को कुछ ऐसा लगा कि नहीं भाई लड़की तो यही अच्छी है, इससे कर ले तो ज्यादा सही है। नहीं, लेकिन एक बात इसमें छूट गई कैलाश सर पीछे। जी सर, कि आपने कहा कि भाई आप भी सपना तो ऐसा देख रहे थे कि कोई मतलब कटरीना कैफ और कोई दीपिका पादुकोण टाइप की मतलब मिले आपको। वो फिर आपने वो कैसे छोड़ दिया मतलब बीच में? नहीं छुटा उठा नहीं, इनमें सब मैंने उसको देख लिया ना। क्या था, एक जरा सा प्रॉब्लम थी केवल इसमें, वो तो सब थोड़ी सब इसके पहले और भी सब देख ली थी। अच्छा। पर उनको वेट नहीं हुआ। अच्छा, कुछ तो मेरे को वेट नहीं हुआ। तो लीना मैडम कौन से नंबर की थी फिर? अरे अब नंबर तो फिर अब लड़ाई झगड़े हो जाएंगे नंबर में, तो अब नंबर 1 पे ही रखना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो फिर 3-4 कार्यक्रम रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। हाँ, फिर कड़ी चावल भी खाना, दाल बाफले भी खाना, सब करना ही है, तो कैसे करेंगे। चलिए बताइए, आप आगे बताइए। जी, तो सर हुआ क्या उसमें कि सब कुछ हो गया और तय हो गया, भाई लोग मानने लगे। मैंने कहा रुको से देखो सर, मैं कल सीएम साहब आने वाले हैं। अरे बोले हमके सीएम से कहीं कर लो, हमके तू ब्याह करे तू रुका। मैंने कहा यार ये तो इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं यार। दादा असो कहीं करे? बोले हाँ अफसोस सही। तो मैंने कहा ठीक है यार। फिर और भी साथी लोग सब कहने लगे ठीक है यार। मैं कह विकलांग और दूर भी है, चलो विकलांग की दिक्कत नहीं है, पर मैंने कहा दूर है तो बोले सब हो जाएगा, कहाँ रोज जाना है। तो सब हो गया सर। 20 फरवरी को 2000 को परिणय सूत्र में बन गए, या इसको ये कहे कि चट मंगनी को पहुंचे और 20 को बंद भी गए परिणय सूत्र में ही डायरेक्ट। परिणय सूत्र में बन गए। मैंने कहा ना वो विवाह सम्मेलन था, परिचय सम्मेलन नहीं था वो। तो परिणय सूत्र में बन गए। उसको मैं ये कहूंगा कि चट मंगनी और पट ब्याह हो गया। उस कार्यक्रम से पहले कभी सर लीना मैम के बारे में कहीं सुना था आपने या कुछ? नहीं। अरे ना, मैंने इनके बारे में कुछ सुना ना इन्होंने मेरे बारे में कुछ सुना। वो तो तुरंत सब कुछ ऑन द स्पॉट हो गया सब। हाँ, अच्छा ये लोग भी ना, तो मैंने महाराष्ट्र में जाके कोई सर्वे किया कि इनका घर कैसा है, कहाँ खेत बाड़ी कितना, क्या बोल रहे, क्या बता रहे, क्या कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं। ना इन्होंने इंदौर आना वो समझा इनको, जो भी सब भरोसे पे खेल हो गया पूरा। वाह, बड़ी गजब। मतलब बहुत फास्ट जमाना, मतलब 4G का जमाना आज है, 5G का जमाना, और आपने उस समय ही कर लिया ये सब काम। अरे उस समय 5G 6G सब आ गया। तो अच्छा क्या था कि सब टेलीफोन ऑपरेटर था ना, तो सबके दिलों के तार से तार जोड़ने का काम करता था। तो वहां भी दिल के तार से तार जुड़ गए और क्या, हेलो हाय बाय, वही सब हो गया। तो आपके लिए पसंद किसने किया लीना मैम को? भाई थे ना, मेरे बड़े वाले भाई थे और एक भांजे थे। अच्छा। और हम लोग थोड़ी बहुत देर बात करे तो उसमें क्योंकि इनको मराठी आती थी, एकदम हॉस्टल से आई थी शुरू से ये। तो ज्यादा कोई कुछ बोलो तो हाँ बस ये वाली बात होती थी। तो मैं ठीक है यार, सब कुछ बोल के आवाज अच्छी है। कहा यार ठीक है, आवाज भी अच्छी है। अब बोलेगा हाँ उसे आवाज क्या समझ पड़े, तो वो भी चलो ठीक है देखेंगे। तो घर परिवार की तरफ से ये तय था, मतलब आपके घर वालों ने ये मान करके चल रहे थे कि भाई जो जिस संस्था में पढ़ाई की है वही सब कर देंगे, हमें कोई जरूरत ही नहीं है इसके बारे में करने की? हाँ, वो तो उनको तो कुछ समझते थे, उनको क्या और समझे भी तो उनको क्या ठीक है हम कहाँ देखेंगे यार ये सब। उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया था पहले। और आपको भी एहसास हो गया था कि भाई जो कुछ करना है मुझे ही करना है? हाँ, वो भाई तो एक उस हिसाब से फॉर्मेलिटी के हिसाब से वो भी गए थे, पर वो बाकी हमारे साथी ब्लाइंड साथी लोग ज्यादा देख रहे थे उसमें। अच्छा। उनको ज्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए उन लोगों ने अच्छा उस समय 4-5 जोड़े बन गए थे और उनको सब इंटरेस्ट था, वही लोग सब कर रहे थे जी। तो ऐसे धीरे धीरे सब चलता रहा और फिर इंदौर आ गए। और इंदौर में आके किराए का मकान था, उस किराए के मकान में रहे तो बहुत संघर्ष किया। ऊपर रहते थे हम लोग, तो नीचे से पानी लेके आना, इनको थोड़ा था प्रॉब्लम पैर में। फिर भी उसके बाद भी कोशिश करी कि नहीं भाई ठीक है, अब एकदम से महल तो मिलेगा नहीं, संघर्ष तो करना पड़ेगा अपने मन से, जो और किया है तो करना पड़ेगा। पर फिर मालिक का करम रहा अच्छा, अधिकारी और सब लोग खूब अच्छे थे। तो बहुत ही जल्दी हमको क्वार्टर भी मिल गया डिपार्टमेंट का। उस क्वार्टर में रहे और चलते चलते ऐसे जिंदगी चलती रही और एक दूसरे को सुनते रहे, समझते रहे।
होता रहा, चलता रहा इस टाइप से। तो ये तो आपका पक्ष हुआ एक तरह से। लीना मैम, आपने क्या सोच करके वहां उस कार्यक्रम में आए थे, उस परिचय सम्मेलन में, या कोई लेकर के आया था आपको? जी सर, वो मेरे गांव का है ना, एक अशोक डब था, मतलब भाई था मेरा वो ये, तो वो भी मतलब पार्सल ही था, उसको सब जानकारी थी, भोपाल में रहता था वो अशोक डब। तो फिर उसके थ्रू मेरे को ये पता लगा कि उसी ने बोला था कि बोले यहीं पे भोपाल में सम्मेलन हो रहा है। तो मम्मी पापा से उसने बात करी, फिर मम्मी पापा को लेके वो मैं आंगनबाड़ी में रहती थी, तो फिर वो वहीं पे मम्मी पापा को लेकर वो भैया आ गया, तो बोले ऐसे ऐसी बात है बोले। तो मैंने देखा भी था बोले लड़का, तो फिर ये इनसे थोड़ा परिचय था सही ये मालवी जी से। तो फिर ये इन्हीं को बोला था, बोले अच्छा है बोले लड़का, बोले सरकारी नौकरी वाला है, सब कुछ है बोले, तो कर दो बोले। तो मेरी तो उसके थ्रू हो गई शादी, अशोक भैया के थ्रू। नहीं तो एक बात बताओ, आपको तो आंखों की तो कोई दिक्कत नहीं थी, पैर में थी थोड़ी सी, है ना? तो आपके मम्मी पापा ने वहीं पर मतलब नहीं ढूंढना चाहा कि भाई हम तो महाराष्ट्र में ही ढूंढेंगे, क्यों कहीं परिचय सम्मेलन में भेजे? जी सर, ये तो शादी तो मेरे मर्जी से हो गई, मम्मी पापा ने ऐसा कुछ मेरे से ज्यादा फोर्स नहीं करवाया। मैंने बोला था मम्मी पापा को, मैंने बोला मेरे को सरकारी वाला चाहिए, भले ब्लाइंड रह जाए तो चल जाएगा मेरे को। कारण मम्मी पापा ये ब्लाइंड लोग विकलांग लोग जानते ही नहीं थे ना, मेरे को भी हल्की परेशानी थी, ज्यादा नहीं थी। तो आप ब्लाइंड लोगों के बारे में कैसे जानते थे? तो जी सर, मेरे को है ना, मैं 2 साल नागपुर में रही हूँ हॉस्टल में, तो वो उसी भैया ने मेरे को भर्ती करवाया था, अशोक डब ने। हाँ, तो उसने मेरे को भर्ती करवाया, 2 साल में वहीं पे रही। फिर वो छोरियों के फिर एक दूसरे से जैसे जानकारी ले लेके फिर वो आंदोलन में रही, फिर वहीं से तो मेरी शादी हो गई। हाँ, उसने मेरा सब कुछ करा है। तो आपको मालवीय जी पसंद आए थे, आपको भी कोई और पसंद आया था? नहीं, यही पसंद आए थे। हाँ, घर के लोग सब अच्छे थे, मतलब वो अशोक भैया भी वगैरह, मम्मी पापा वगैरह सब साथ में थे। बोले जी इसको पसंद आया तो बोले यही कर। आपके घर वालों को फिर बताया आपने शादी के बाद कि भाई ऐसे ऐसे मेरी? मम्मी पापा आए थे ना भैया, आए थे। अच्छा। हाँ, सब आए थे ना वहीं पे, मम्मी पापा वगैरह सब साथ में थे ना शादी में। किसी ने कोई विरोध नहीं किया मतलब? नहीं, किसी ने नहीं। इनके घर परिवार ने जैसे इनके तरफ से था, ऐसा मेरे घर परिवार ने ऐसा कुछ विरोध वगैरह कुछ नहीं करा। अच्छा। हाँ, ये शादी तो मेरे मर्जी से हो गई। हाँ, मतलब सब कुछ ठीक ठाक हो गया अच्छे से? हाँ, कारण बाहर में हॉस्टल में रहती थी तो सब जैसे एक दूसरे की इसके थ्रू पता लगता ही था कि भाई ये इसने सरकारी नौकरी से, इसने ये करा उसने ये करा करके, तो थोड़ी बहुत अपने को भी बाहर निकली तो थोड़ी बहुत जानकारी हो गई। अच्छा, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं लीना मैम? जी हम 2 बहन जुड़वाते सर, तब मैं है ना वो मतलब उसके साथ में 6ठी तक पढ़ी थी, तो मैं वो पास हो गई। वो तो मेरी बहन है ना साथ वाली, वो 12वीं तक पढ़ी है। वो उसके साथ। अच्छा, आप ज्यादा नहीं पढ़ पाए मतलब कुल? नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ पाई हूँ, वो पास हो गई थी, मैं फेल हो गई थी। 6ठी पढ़कर आ गई थी, फिर इधर 8वीं करी है यहाँ के, ज्यादा पढ़ नहीं पाई मैं। क्या बात है, मतलब आप लोगों की कहानी से दोनों की ये लग रहा है कि समय पर एक तो इंसान को निर्णय ले लेना चाहिए और एक स्थान पर आकर के संतुष्ट भी हो जाना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा इधर उधर। तो बहुत सारों को सर हमने देखा है, सुना समझा है कि 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, शादी नहीं हो रही, लड़की नहीं मिल रहा, लड़की को लड़का नहीं मिल रहा, लड़के को लड़की नहीं मिल रहा। उस हिसाब से हमारा जो आपने ये कहा कि समय पर सब हो गया, ये बिल्कुल सही कहा। हम इससे बिल्कुल 101% सहमत है कि समय पर हर काम हमारा समय पर हुआ, सर्विस भी समय पे लगी, शादी भी समय पे हुई और बच्चे भी समय पे हुए। ये बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि 20 फरवरी 2000 को विवाह सूत्र में बंधे, परिणय सूत्र में, और 14 मई 2001 को जो बड़ी वाली हमारी ख्याति जिसको बिल्लू बोलते हैं हम लोग, आप आती सबके इसमें बड़ी एक्सपर्ट है। 2 बच्चे हैं हमारे, दोनों लड़कियां हैं। एक प्रज्ञा है, वो 2007 में 6 साल के गैप में 2007 में प्रज्ञा नन्ही जिसको बोलते हैं, 2007 में 30 अप्रैल को उसका जन्म हुआ। इसी 2 लड़कियां हैं हमको, और दोनों ही एक से बढ़कर एक है, और पूरा ब्लाइंड समाज और सब लोग बिल्कुल खूब अच्छे से जानते पहचानते हैं, और उनको भी ये
एहसास है कि हमको और हमारे अलावा और हमारे दिव्यांग भाई है उनको क्या दिक्कत है। हमारे तो ठीक है अपनी जगह जो है वो करते ही हमेशा रोज, परंतु उसके अलावा दूसरे हमारे साथियों को उनको क्या दिक्कत, उनका भी ध्यान रखते हैं वो। बहुत खूब। इतनी होनहार दोनों बालिकाएं बीकॉम सेकेंड ईयर में है, बड़ी वाली, और छोटी वाली 8th में है अभी। क्या बात है, बहुत खूब। तो कैलाश सर, मतलब मध्य प्रदेश की सभ्यता, संस्कृति, बोली सब कुछ अलग, और मैडम जो है बिल्कुल महाराष्ट्रन, ठेठ महाराष्ट्रन। बिल्कुल शुरू में कुछ समय तो आपको एडजस्ट करने में दिक्कतें तो आई होंगी ना? हाँ हुआ सर। उसमें क्या होता था कि ये एकदम हॉस्टल से आई थी। अच्छा, काम के इसमें भी कोई हमको बताने में बिल्कुल ना इनको ना मेरे को किसी कहीं कोई कुछ नहीं, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और जब जागो जब सवेरा, मैं तो ये समझता हूँ बिल्कुल सही, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। यदि हमारे मन में जहाँ चाह है वहाँ राह है तो करो, तो कोई वो नहीं। क्योंकि घर में भी इतने बहुत कम उम्र में एकदम पहले की इसमें जैसे शादियां हो जाया करती है, मेरी उस समय मुश्किल से 21-22 साल की उम्र रही होगी, और इनकी 17-18 के लगभग रही होगी। तो उस समय इतना परिपक्व, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी तो नहीं थी। फिर भी हम लोगों ने आपस में खूब एडजस्ट किया और बड़ा प्रेम पूर्वक खूब रहे करे, और हर चीज को एडजस्ट किया, मैनेज किया। हमने जो सीखा, सिखाया, देखा, करा, सब इन्होंने उस चीज को बहुत अच्छे से। और जो मेरा जो अंधेरा, खास सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो मेरा अंधेरा जीवन था उसको रोशन हो गया। ये बहुत बड़ी चीज थी कि जो जिस तरह से मैं चाहता था कि कोई ऐसी मिले, जब अपने बीच में शुरू में चर्चा हुई था कि गाड़ी चलाए, घुमाए फिराए, ये सब चीजें इनमें की। गाड़ी बढ़िया अच्छी सफल ड्राइवर है, अच्छी चलाती है गाड़ी है। बिल्कुल हमारे ऑफिस के ड्राइवर लोग लोहा मानते हैं कि बड़े बढ़िया चलाती है, बच्चों को भी सिखा दिया। अब थोड़ा सा वो आलसीपन हो गया है बाकी पर शुरू में तो खूब जीवन की गाड़ी भी खूब चली, और जो है क्या भौतिक गाड़ी वो भी खूब दौड़ी पटरी पे, खूब अच्छे से चला, पूरा एंजॉय किया जीवन का। और अच्छा अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी रही है हमारी। कभी कोई शिकवा शिकायत एक दूसरे से वो नहीं। भाषा का थोड़ा सा ऐसा हो रहा था कि हमने ऐसा जादू चलाया मालवे का, और ऐसे दाल बाटी खाना खिलाना सिखाया, समझाया कि अब ये आज 21 साल हो गए, स्थिति ये हो गई कि ये मराठी भूल गई। कभी कुछ होता तो इनके पापा बोलते हैं, ये हिंदी बोलती, वो मराठी बोलते, तो बोल पोरगी नहीं मुलगी मराठी सांग मराठी, तो अब वो मुलगी मराठी भूल गई और अब हिंदी आ गई। तो इंदौर और मालवा ऐसा है कि अपने आप में सबको संभाल लेता है, कि भाषा में समझ में आ जाती थी कि मेरे टीचर जो थे सारे मराठी थे, तो भाषा समझने में वैसे इंदौर में भी हमने सुना है ना कि काफी महाराष्ट्र लोग बसे हुए हैं ना? हाँ, महाराष्ट्र लोग बसे, और महाराष्ट्र की लड़कियां भी बहुत सारी शादियों के हमारे यहाँ आई हुई है। तो सब आपस में सबकी फ्रेंडशिप हो गई है, सब घर परिवार की तरह रहते हैं, अच्छा है। और नहीं तो परिवार के लोगों के तो दिमाग में क्या गया था मेरे, अरे यार लड़कियों को दिखता नहीं, और इससे लड़के से कुछ पूछो तो हाँ और हूँ में जवाब देती है, तो इसको दिख नहीं रहा, और कहीं ऐसी लड़की कोई गूंगी या मुख बधिर तो नहीं लिया है, तो बाद में हमको वापस कुछ छोड़ छुट्टी करना पड़े। पर वो चुप्पी उपी सब, और बहुत बढ़िया। अब तो तेज तर्राट बिल्कुल तीखी कटारी की तरह वो हो गई, और बढ़िया आनंद आ गया। जिंदगी अच्छी, सबकी कृपा दृष्टि से हमराही का काम खूब अच्छा चल रहा। कुल मिलाकर के मतलब आप तो संतुष्ट हैं अपनी लाइफ से? बिल्कुल 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 सर, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आपके मतलब आपने अपना जब जीवन साथी ढूंढ लिया, शादी हो गई, उसके बाद कभी ऐसा अवसर भी आया कि और भी अपने साथियों की मदद की हो आपने विवाह के मामले में? हाँ सर, कोशिश तो की, पर योग सहयोग कुछ रहे, ऐसे होता रहा, चलता रहा, और एक आध दो ही हो पाए ऐसा कुछ ज्यादा, क्योंकि ये सब ऊपर से तय होके आते, अपन लाख कितना भी कुछ कर लो उसमें, तो अपन एक निमित्त मात्र होते हैं। एक चीज मेरी थोड़ी सी सर छूट रही थी, आपकी इजाजत यदि हो? हाँ, बताइए। रेडियो मधुबन की और हमराही की, कि जब सर्विस नहीं लगी थी ना हमारी, तो उस बीच एक आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी जी। तो हम लोगों ने एकदम तो नौकरी लग नहीं रही पढ़ने के बाद में, 2 साल लग गए मेहनत करते करते। तो उस बीच में क्या हुआ, हमने एक ऑर्केस्ट्रा फन म्यूजिक नाइट के नाम से एक ऑर्केस्ट्रा शुरू कर लिया। अच्छा, अरे वाह जी। तो उस ऑर्केस्ट्रा में मैं अनाउंसमेंट का काम करता था। अच्छा। और अनाउंसमेंट के साथ साथ में जब कोई सिंगर यदि नहीं आया, तो
तो सिंगिंग का काम भी शुरू कर लेता था। क्या बात है, मतलब आपको संगीत का भी शौक है? हाँ, संगीत में मैंने 4th ईयर किया, गायन में इलाहाबाद प्रयाग समिति से जी 4th ईयर किया, और बजाने जाने में तो कुछ ज्यादा विशेष वो नहीं हो पाया। लीना जी को कौन सा गाना सुनाया था आपने, बताइए? अरे सालगिरह हम जब मनाते हैं तो मैं बहुत सारी संस्था से जुड़ा रहता हूँ। हमारी जब सालगिरह आती है अपने 20 फरवरी को, अब तो लड़कियां थोड़ी बड़ी हो गई तो कहीं ज्यादा आ जा नहीं पाते परीक्षाओं की वजह से, परंतु हमारे एक निमाड़ अंचल नेत्रहीन संघ है खंडवा में, वहाँ हम उन बच्चों के बीच में जाकर के एनिवर्सरी मनाते हैं और बड़े एक दूसरे को खूब अच्छे गीत गाते सुनाते हैं, और केक वगैरह काटना और पूरा ड्रेस सब, और लगता है कि वापस डबल से पुनः विवाह हो रहा है। इस टाइप का ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है। हमारे अवचे जी है, बड़ा उनका प्रेम मिलता है हमको, और संस्था में हम जाते हैं और वहाँ हमेशा अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं और एक दूसरे को। कौन सा गीत गाते हैं आप? 2 लाइन गुनगुना के बताइए जरा। बिल्कुल बिल्कुल, 2 लाइन का 10 लाइन गा देंगे सब हम तो। हमको गाने का भी शौक है, गाना सुनने का भी शौक है और सुनाने का भी शौक है जी, और खाने का भी शौक है। दोनों तीनों सब शौक है, किसी में कम नहीं पड़ते जी। तो जो अनुमति हो जाए आपकी, किस हिसाब से क्या सुना दिया जाए? बताइए, जो भी गाना लीना जी को पसंद हो आपका। हाँ, पर उनसे मत गवाना, नहीं तो फिर वो नहीं आपसे ही गवाएंगे। यूँ थोड़ा बहुत यूँ गा लेंगे ऑर्केस्ट्रा वगैरह समझ यूँ, बाकी यूँ अभी थोड़ा सा नहीं आपसे ही रिक्वेस्ट है। और मैं अरे नहीं सर, आप तो निवेदन क्या आप आदेश करिएगा, सपने में भी अपन शुरू हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं सुनाता हूँ, एक पगला कहीं फिल्म का गीत है रफी साहब का। रफी साहब मुझे फिल्मी सदाबहार गीत बहुत पसंद आते हैं, उसका स्थाई भी सुनाता हूँ। और एक तीसरा अंतरा जो खास जो मुझे पसंद आता है और सबको बिल्कुल अटैक करता है, वो भी सुनाऊंगा। और बाद में कभी इजाजत हो रहा, कभी कुछ ऐसी होगी तो कॉलेज लाइफ के भी सुनाएंगे, सब सुनाएंगे आपको। उसमें गाने और खाने में कोई शर्म नहीं, और अपने आप को बिल्कुल फक्र समझते हैं हम। तो मैं शुरू करता हूँ। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। मैं इसका तीसरा अंतर सुना रहा हूँ जो मुझे ज्यादा पसंद आता है, बाकी 2 अंतर भी याद है, पर अभी तीसरा ही सुना रहा हूँ मैं। जी 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 बिल्कुल। मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है, मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है। वाह। झूठ मानो तो पूछ लो दिल से, मैं कहूँगा तो रूठ जाओ। क्या बात है, वाह वाह। हाँ तुम मुझे भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। क्या बात है, बहुत खूब सर। तो ये ऑर्केस्ट्रा जो आपने शुरू किया था वो आज भी चल रहा है या बंद हो गया फिर अब? सर वो हुआ उसमें ये कि सब लोग नौकरी धंधे में और ब्याह शादी में घर गृहस्थी में बस तो गए, परंतु जब भी ये ना यूं बिखर गए, पर जब जैसे कुछ जरूरत पड़ती है तभी हम हाल फिलहाल में पिछले टाइम में क्या 24 तारीख थी जनवरी में, एक देवास में हम लोग ऑर्केस्ट्रा लेके गए थे, तो आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और शुरू हो जाते हैं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये एक बात है सर, उस जमाने में मतलब आज के लगभग अच्छा सदाबहारी में मजा आता है। अब तो क्या ट्रैक लगा के लोग शुरू जाते, तो मुझे तो नहीं आता। आज के 20-25 साल ट्रैक पे गाना नहीं आता। मैं जी सर मुझे नहीं आता। आज के 20-25 साल पहले उस समय ऑर्केस्ट्रा बनाना और दृष्टिबाधितों को मिल करके मतलब जाना कार्यक्रमों में, ये भी अपने आप में एक बड़ी
अच्छी अरे बहुत बात दूर रही दूर हम होगी। लोग तो भोपाल, जावद, रतलाम, मंदसौर, नीमच सब दूर जाते थे और अच्छा सब गाते थे। और एक लड़का तो हमारे इसमें ऐसा था कि लड़के की आवाज में भी गाता था, लड़की की आवाज में भी गाता था वो। हाँ, वो एक और उसका अद्भुत था, तो लोगों को बड़ा मजा आता था कि यार यार ये बहुत अच्छा काम है। वो किशोर कुमार था मतलब। जी जी जी। और विजय वर्गीय साहब थे हमारे यहाँ, कैलाश विजय वर्गीय, उनका बड़ा आशीर्वाद था हम लोगों पे। वो भी कई बार हमारे साथ में गाते थे, अभी राष्ट्रीय महासचिव हुए। आपकी कहानी सुन करके लग रहा है मतलब एक आम दृष्टिबाधित की कहानी जैसी हो सकती है। जी जी, दुख भरी और संघर्षपूर्ण ठीक है। ठाक मतलब जो है पढ़ाई भी हो गई और समय पर बिल्कुल बिल्कुल नौकरी लग गई, उसके बाद में विवाह भी हो गया टाइम पर। बिल्कुल सब तो सब काम, हर चीज जो मैंने ईश्वर से समायोजन में मांगा। भी दिक्कत नहीं आई और ज्यादा आपने कोई नहीं, बहुत ज्यादा ख्वाहिशें मैंने जिंदगी से रखी नहीं। नहीं, मैंने ईश्वर से जो सच्ची श्रद्धा से मांगा वो मुझे मिल गया। मेरे पंडित जी कहते थे कि कैलाश भगवान, भक्ति में तो वो शक्ति है जो किस्मत को बदल डालती है। तो मैंने 22 जून, बोले किसको आप आराध्य मानते हो? मैंने कहा शिव जी को। यार मेरे नाम के अनुसार मैं भले ही धारण करूं मेरे भाई का नाम, परंतु वही नाम मैं तो अब उसको असली समझूंगा, मैं उसको ही अपना आराध्य मानता हूँ। तो बोले फिर उपवास रखना चालू करो, उनका मंडे का उपवास रखना चालू करा। 22 जून से मैंने 99 से तो मेरी पोस्ट बन गई और 25 जून को इंदौर में आ गई। इतना चमत्कार भोले का, इतना आशीर्वाद रहा साहब। 25 जून को बन गई और 29 जून को इंदौर में वाणिज्यकर विभाग में पोस्ट बन के आ गई। तो ये भक्ति की शक्ति का है, ऐसा भोला भंडारी है हमारा जी। तो लीना मैम जी सर, कभी झगड़ा वगड़ा हुआ इन 20-21 सालों में कि नहीं? जी सर, हो जाता है थोड़ा बहुत। तो किसकी तरफ आप 10 बार कर लेते हैं तो वहाँ थोड़ी खिनक तो होना चाहिए ना। आपकी तरफ से होता है कि मालवीय जी की तरफ से होता है? नहीं, कभी मेरे तरफ से भी हो जाता है, कभी इनके तरफ से भी हो जाता है। अच्छा। सर मेरा वीक पॉइंट एक है, क्योंकि अपना जो वीक है वो स्वीकार करना एक बहुत बड़ी चीज मैं समझता हूँ। मेरा एक थोड़ा सा वीक पॉइंट ये है कि मेरे को अब तो खैर बहुत मैंने पेशेंस अपने आप को कर लिया। मैंने मन्ना डे का साहब का सुना कि कम खाओ और गम खाओ, तो मैं उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखने लगा, पर मेरे को गुस्सा ज्यादा आता है जल्दी, तो मैं कंप्रोमाइज मैं नहीं करता, हमेशा कंप्रोमाइज इनको ही करना पड़ता है, तो पर आप करने लगा हूँ। अब जैसे जैसे वो हो रहा ना, उम्र बढ़ रही तो धीर और गंभीरता आने लगी है। आपको नहीं लगता सर कि पति पत्नी के संबंधों में गुस्से का कहीं स्थान नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना, तो ये मेरी कमी है, मैं इसमें सुधार ला रहा हूँ धीरे धीरे, और मैं इसको स्वीकार भी करता हूँ और हो जाएगा। आपको कोई अब धीरे धीरे बहुत लोग इस चीज को समझने लगे और मुझे भी लगने लगा है कि मैं थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर रहा हूँ। हो जाएगा वो, क्योंकि अब मनुष्य है, सर्वगुण संपन्न तो हो नहीं सकता कि पांचों उंगलियां तो आपका सर जो गांव है, जिस गांव के आप रहने वाले हैं, वहाँ आप मैम को लेकर के जाना हो पाता है कभी कि नहीं? अरे मैंने कहा ना कि हमारे पास गाड़ी थी, तो हम उस गाड़ी से बहुत हमने दौरे किए इस गांव के बहुत। और आपके फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था, मतलब इनको देखने के बाद कि भाई ठीक है लड़की और सब संभाल रही है? अरे ठीक क्या है, थोड़ा सा मन में तो रहता है, कुछ तो रहा ही होगा उनके भी मन में, थोड़ी उलझन तो रही होगी ना, उनको स्वीकार करने में दिक्कत तो आई होगी ना एकदम से, मतलब? नहीं उनको नहीं आई, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं था ना मेरे लिए, है ना। ये जरूर किया, पढ़ाई लिखाई तो कर भी उन्होंने, उसके लिए अपन ये नहीं कह सकते, परंतु उनको ये था कि बेचारे भोपाल क्या जाने, कहाँ क्या, पिताजी निरीक्षक थे। नहीं वो सब ठीक है, भोपाल तो हो गया, चलिए। लेकिन अब जैसे अब आपके जीवन में मैम आ गई, लीना मैम, हाँ, तो एक बहू के रूप में जो एक होता है ना स्वीकार करना, हाँ स्वीकार किया, करा स्वीकार कर में कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, स्वीकार तो कर लिया। दूर में थोड़ा सा ये था कभी कभी कि यार हम ना तो हम जा पाते इनके इधर, ना वो कम से कम आ पाते, तो वो थोड़ा सा होता है, जब समय हमको मिलता हम चल जाते हैं। तो आपके ससुराल आपका जाना कम हो पाता है मतलब? हाँ, हमारा भी कम हो पाता, उनका भी कम होता है, दूरी का है ना, तो जाते हैं कभी कभी बीच बीच में, या फोन पे तो लगातार लगे ही रोज, बाकी मन होता कभी चल पड़ते। अच्छा सर, बच्चे जब हुए तो फिर बच्चों के लालन पालन पे कोई दिक्कतें किस तरह की आपको आई? नहीं, दिक्कत ज्यादा तो नहीं आई, क्योंकि इनकी बहन जो जुड़वा थी उसका बड़ा उसमें वो सहयोग रहा। जब बड़ी वाली बिल्लू थी तो वो 1 साल तक लगभग हमारे यहीं पे रही, और दोनों को जुड़वा समझते थे, और पता ही नहीं चलता कि लीना कौन और मीना कौन, दोनों। आपको तो पता चलता था ना?
नहीं, मेरे को तो चलेगा ना, मेरे को चलेगा। गलती से लोग उसको भाभी जी बोल देते थे बेचारे को, फिर मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो पर मेरे को तो पता चलेगा ना। तो मैं तो अपनी तो आवाज की दुनिया थी ना, नॉर्मलों की दुनिया उनकी आंखों की दुनिया रहती है, और अपनी तो आवाज की दुनिया रहती है। तो आवाज में तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब गुलना कि आप ये मानते हैं सर कि हमारे जीवन में, मतलब एक दृष्टिबाधित व्यक्ति के जीवन में बच्चों के लालन पालन में मतलब किसी और का साथ होना जरूरी है, क्या आप ये मानते हैं? नहीं सर, हकीकत को मेरा फिर वही ओवर कॉन्फिडेंस या जो होगा वो वाली बात आ जाएगी कि कहीं ना कहीं हम चीज को एक्सेप्ट, जो हो सकता है वो हो सकता है, जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, उसको स्वीकार कर ले या कोशिश कर सकते हैं, परंतु ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कर सकते। थोड़ी सी कहीं ना कहीं दिक्कतें तो आती है, पर हमारे साथ तो इसलिए नहीं आती थी कि इनको दिख रहा था। रही बात मेरी से, तो मेरा तो इस मामला कहीं से कहीं तक कुछ था ही नहीं, इसलिए ज्यादा दिक्कत हम लोगों को नहीं है। परिवार के तो मेरी बहन थी, सब फिर आने जाने वाले लगे रहते थे, आता जाता सब चलता रहा। कब वो छोटे हुए कब बड़े हुए पता ही नहीं चला। अब वो हमसे बड़े दिखते हैं। कार चलाने लग गई बड़े वाली गुड़िया, अभी लॉकडाउन में कार ले ली। क्या बात है। कार चलाने लग गए। अच्छी बड़ी छोटी वाली भी चला लेती है, जुपिटर, बड़ी वाली तो कार ही चला लेती। अभी हमको एहसास नहीं होता है कि अपनी जिंदगी से कोई शिकवा शिकायत नहीं, लगता है कि मालिक भले ही और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अच्छा, जाहि विधि रखे ना ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जी। और अपने डॉक्टर हेलन केलर बोलती थी सर कि मैं अपनी हैंडीकैप तो या अपनी विकलांगता के लिए ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। तो हम लोग भी उससे कोई निराश नहीं, स्वीकार करते और बहुत अच्छे हैं। नहीं तो आज दिखता होता तो अब यहाँ तक पहुँचते, या हम राजस्थान में हमारी बात हो पाती नहीं हो पाती। इंदौर भी हमारे नॉर्मल लोगों के लिए इंदौर बहुत बड़ी बात है, गाँव वालों के लिए मुश्किल से मेरा गाँव 20 किलोमीटर भी नहीं है, पर बहुत सारे लोग इंदौर नहीं आ पाते, इंदौर जानते नहीं क्या है। उससे तो अपन बहुत अच्छे हैं। फिर भोपाल भी नहीं जा पाते आप? अरे वो तो सवाल ही नहीं था ना, भोपाल जाएगा कहाँ, इंदौर नहीं तो फिर भोपाल कहाँ से। वो तो नॉर्मल होता ना तो बहुत ही जल्दी सब कुछ हो जाता, ना पढ़ना लिखना नहीं, कोई कुछ नहीं। वही गाँव में बढ़िया जैसे हम 10 भाई बहन थे, वैसे हमारे भी 8-10 बच्चे होते, और बखर उखर घेरते रहते, हल चलाते रहते, दूध निकालते रहते, गाय भैंसों का बेचते रहते। मतलब शिक्षा से दूर हो जाते कुल मिला के। हाँ, शिक्षा से इंदौर से कहीं तक कोई वास्ता ही नहीं ना। उस समय इतना सब कहाँ क्या था। तो कहीं मतलब जो कार्यक्रमों में भी आप लोग जाते रहे होंगे उस समय, शुरू में जब विवाह हुआ, तो क्या प्रतिक्रिया रहती थी समाज के लोगों की, आपके जो साथ के लोग थे जॉब में और जो लोग थे? नहीं, अच्छी रहती थी उन लोगों की प्रतिक्रिया। तो वो लोग भी समझते थे और बातचीत करते, मिलना जुलना, एक दूसरे के आना जाना, और उनको भी प्रेरणा ही लेते थे। उनको भी लगता था कि अच्छा ये भी सबको हेल्पफुल नेचर की है, तो सबको गाइड करना, आना जाना, घूमना फिरना, मिलना मिलाना जुलाना। आजकल तो उस समय भी थोड़ा दौर चालू हो गया था बफेट का, तो बफेट में अपने साथियों को गाइड करना, या कहीं पिकनिक पे चले गए तो वहाँ गाइड करना। अब बड़ी दूर हम सब आए गए, घूमने फिरने का बड़ा शौक है हम लोगों को, तो कहीं भी मिस नहीं करते हैं। वो चाहे आपका रिकॉर्डिंग क्लब हो या हमारा कोई निमाड़ांचल नेत्री संघ का कोई सेमिनार हो या रतलाम का कुछ हो, हर जगह बिल्कुल अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। बहुत खूब। बिल्कुल, रात बेरात हो, जैसा भी जो हो, मन में जो ठान लिया वो पूरा कर लेते, और किसी प्रकार का कोई वो तकलीफ ऐसा कुछ नहीं रहता। कोई शिकायत सर जिंदगी से अभी तक? जिंदगी से कोई शिकायत नहीं, बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक हुआ। सब कुछ ठीक हुआ, समय पर हुआ। जी, फिर रिपीट करें उस चीज को। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ, समय पर भी हुआ, और जो सच्ची श्रद्धा से मांगा और जितनी मेहनत करी, मैंने कभी शिकायत नहीं करी मालिक से। मैं तो IAS बनना चाहता था और टेलीफोन ऑपरेटर बन के रह गया। IAS कैसे बनना चाहता था, शिकायत उसके लिए पढ़ाई करना थी, जो कि वो मन लगता ही नहीं था पढ़ाई में, अपना गाने और खाने में लगता था, और रोने में, शुरू में तो रोने में टाइम बीत गया मेरा बहुत दिन तक। परिवार को भूल ही नहीं पाया। बहनें राखी बांधने आई, राखी नहीं बंधवाना, लड्डू नहीं खाना, तुम तो घर पे ले चलो। उस समय इकट्ठी आत्मा करी बहनों ने, सबने, तो आज यहाँ तक आपसे बात हो पाई। नहीं तो कौन संदीप सर और कहाँ अजमेर ने, कहाँ माउंट आबू, कुछ नहीं समझ पड़ता। हाँ सर, माउंट आबू तो बहुत अच्छा लगा। जी। हाँ, और 2 बार पंजाब भी लाया घुमा के। हाँ,
ये हमारा स्टूडियो भी है माउंट आबू में ही है ये। रेडियो मधुबन का हमारा स्टूडियो भी माउंट आबू में है। बहुत अच्छा। आज कैलाश सर अपने मतलब उस जमाने में भी दिक्कतें तो थी, लेकिन आज भी इतना विकसित समय होने के बाद भी आपको पता है ना कि अपने दृष्टिबाधित साथियों को, जीवन साथी को ढूंढने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। हाँ सर, क्या लगता है, आप क्या कारण देखते हैं इसके लिए? मतलब जी सर, उस समय भी अब तो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, उसके बाद भी क्या होता सब कि नॉर्मल लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं अपने। हाँ, मतलब थोड़ा सा मैं इसमें और जोड़ दूं कि परिवार और समाज भी नहीं मतलब स्वीकार कर पाता है। नहीं करता सर, परिवार में तो बहुत ही परेशानी आती है, ये एकदम से नहीं ये करते, एडजस्ट नहीं करते हैं और समझते भी नहीं। हाँ। अच्छा, समझते तो हैं पर समझना नहीं चाहते। मैंने तो ये उसका अर्थ निकाला सर। समझते तो सब है पर समझना ही नहीं चाहते। उनका सोच क्या पता कहाँ तक जाता है। नहीं तो अच्छा, उसके आपको क्या लगता है इसका कोई हल निकल सकता है क्या आपके हिसाब से? उसका हल ये कि हमारे जो ये सेमिनार वगैरह चलते रहे, एक दूसरे से जुड़े रहे और एक दूसरे को एक्सेप्ट करें। और नॉर्मल तो कब एक्सेप्ट करेगा, जब उसकी कोई कमजोरी हो तो एक्सेप्ट करे, नहीं तो नॉर्मल मेरे इसमें बहुत ऐसे नॉर्मल वो ठीक है कि भाई बहुत कम इसमें दे देंगे, लो क्लास में दे देंगे कि भाई वो नशे करता होगा, जो भी करता होगा सब कुछ होगा, सब चलेगा। पर यदि हमारा ब्लाइंड व्यक्ति बैंक में है या तहसीलदार है, उसके लिए यदि कहेंगे तो वो बोलते कि नहीं अरे भाई दिखता नहीं है, क्योंकि वो भले एक खराब व्यक्ति को बैकवर्ड एरिया में दे देंगे वो चलेगा, और उनका सोच वहां तक जाता ही नहीं, वो जाना ही चाहते हैं। ऐसा नहीं कि केवल गाँव के लोग इसमें वो करते हैं, सिटी वाले इससे ज्यादा करते हैं। गाँव के तो एक बार थोड़ा सा उनको समझाओ बुझाओ तो कुछ सोच सकते हैं इस विषय पर, परंतु सिटी वाले तो चाह करके भी नहीं वो करते। तो इसमें प्रॉब्लम तो है और ये हमेशा चलती रहेगी सर। इसको अपन कोशिश करें तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये इतना आसान है सुलझना। ये तो हमको ही अपने आपस में, वो कहते हैं ना घायल की गति घायल जाने, तो आपस में ही एडजस्ट करना पड़ेगा और एक दूसरे को करें। क्योंकि नॉर्मल समाज जब तक उसकी कोई कमी नहीं हो तब तक वो अपने को नहीं करता। क्योंकि हम तो हर जगह सब समझ चुके हैं और अनुभव भी खूब है, इसलिए मैं कई बार बहुत इससे वो देता हूँ अपने अनुभव भी, और बताता भी सम्मेलन में, सब जगह कहता हूँ कि कोई परिचय सम्मेलन ऐसा आयोजित किया जाए कि उसमें परिचय हो, फिर उस बार 6 महीने बाद फिर विवाह सम्मेलन हो, तब थोड़ा सुधार आने लगा है और ये सब हो रहा है। हमारे जैसा समय नहीं है तो दुनिया आपको कहेगी फिर कि यार खुद के टाइम पे तो आपने तुरंत विवाह सम्मेलन ही कर लिया और हमें 6 महीने इंतजार करने के लिए कह रहे हो। नहीं वो इसलिए कह रहे हैं कि वो समय जो था ना, तो उस समय मन और इतना लोगों के मन में वो नहीं था। अब जो थोड़ा सा जैसा जितनी सुविधा, जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी हुई, इतना खरेब और सब बहुत सारे केस सुनने में आते ना, तो वो थोड़ा सा, क्योंकि एक दूसरे को सोचने समझने को, हर व्यक्ति इतना भोला और सच्चा और इतना सीधा और सिंपल नहीं हो सकता ना। अब वो समय जितना एडवांस हो रहा उतना हर क्षेत्र में एडवांस होगा ना फिर व्यक्ति। बिल्कुल ये भी देखे, एकदम से भरोसा करना थोड़ा सा तो कुछ टाइम तो चाहिए। हर व्यक्ति हमारे महाराष्ट्र जैसा या इनके परिवार जैसा या हमारे या एक दो दूसरे जैसा वो पहले वाली स्थिति नहीं हो सकती ना, बदल गया था हर चीज। ईगो टकराते हैं फिर आपस में, ये भी देखे। ठीक बात है, चलो बढ़िया है। कुल मिलाकर के ऐसे ही हंसते खेलते जीवन चलता रहना चाहिए। बिल्कुल और आगे बढ़ता रहना चाहिए। लीना मैम। जी सर। आप अब चूंकि कार्यक्रम के हम अंत में हैं बिल्कुल, तो कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को? आप अपने जिंदगी से, मालवीय जी के साथ आपने जो जीवन बिताया है उसके अनुभव से आपको कोई मतलब मन में ऐसी कोई बात हो जो कहना चाहते हो आज सबके सामने आप? जी सर, अभी तक तो अच्छा चल रहा है, अच्छा बढ़िया। ये ऐसा तो कोई नहीं है परेशानी वगैरह। अच्छा। हाँ, सब अच्छा चल रहा है हमारा। तो आपकी जो जुड़वा बहन थी उनका विवाह हुआ कि नहीं? हाँ हो गया ना सर, उसका नागपुर में हो गया। उनका नागपुर में हो गया तो हाँ। उनके जीवन में और आपके जीवन में आपको कोई फर्क लगता है? नहीं सर, कुछ भी फर्क नहीं है ना। लोग मतलब जैसे आमतौर पर ये मानते हैं कि भाई ब्लाइंड व्यक्ति है, दिक्कतें आएंगी। आपको लगा कभी कि यार ब्लाइंड होने से दिक्कतें हैं मतलब इनके? नहीं सर, कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ भी फर्क नहीं लगता।
और कभी मालवीय जी को लगा आपके मतलब पैरों से विकलांग होने से उनको कोई दिक्कतें आई हो? नहीं, उनको भी ऐसी कुछ परेशानी तो नहीं आई। हर जगह पे मतलब साथ में आते जाते, इनके गांव में इधर उधर सब दूर हम दोनों ही घूमते थे ना गाड़ी से इधर उधर। वो तो अब लड़कियां थोड़ी बड़ी हो गई, नहीं तो पहले हम ही घूमते थे। और सब ब्याह शादी, हाँ, सब दूर आना जाना सब कर लेते थे। कुछ भी प्रोग्राम हो, अच्छा बुरा, सब में आना जाना बिल्कुल समाज की मुख्य धारा से बिल्कुल, यानी पारिवारिक हो या सामाजिक हो या संस्थागत हो, सबसे बिल्कुल अपने आप को जोड़ के रखते हैं, क्योंकि हम जुड़ेंगे तो हमसे लोग जुड़ेंगे। कुल मिला के मतलब आप अपने जीवन के साथ परिवार को बढ़ाने के साथ साथ, अपने परिवार को संभालने के साथ साथ समाज को भी आप समय देते रहते हैं मतलब। बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है। तो कैलाश सर, आप अपने दृष्टिबाधित साथियों को और समाज के मुख्य धारा के लोग हमारे इस रेडियो मधुबन पे इस कार्यक्रम को जो सुन रहे हैं, उन सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैसेज यही कि सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे, और इस कोरोना के दौर में अपने आप को बिल्कुल, क्योंकि अपने साथ बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो उसको सोशल डिस्टेंसिंग, 3 S, तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और एस जो तीसरा जो एस है उसको बना के रखे और खुश रखे, और जी, और सबके साथ आए जाए, मिले जुले, इस तरह का यही कहना है मुझे। जो लोग अपने हमराही को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? उनको ये कि ये शादी एक खिलौना नहीं है, इसको बहुत सोच समझ के, यानी एकदम इमोशनल या भावनात्मक तरीके से नहीं, उसको यथार्थ में जीने के हिसाब से 10 बार, तो वही जो मैं 6 महीने वाली बात कर रहा था, तो और आपने मुझसे कहा था कि 6 महीने क्यों देना, 6 महीने इसलिए देना कि एक दूसरे को सोचने समझने का समय पर्याप्त मिले, ताकि बाद में कोई ऐसा तो नहीं आज शादी करी और कल डाइवोर्स हो गया। ठीक बात है। तो उस हिसाब से ये यहाँ पे भी यही मैसेज देना चाहता हूँ, और जहाँ भी मैं सम्मेलन में या कोई गेस्ट के तौर पे इनवाइट करता है, बुलाते हैं, बताते हैं कि आप अपने अनुभव क्या साझा करना चाहते हैं, तो मैं यही उनसे हमेशा कहना चाहता हूँ कि अपन एक दूसरे को ईगो जो है वो पाल के नहीं रखना, और एक दूसरे को समझना, हमेशा भावना को समझना। भाई ठीक है, वाइफ है तो उसको कमजोर नहीं दिखाना, या उसने उसको ईगो में नहीं दिखाना, कि मैं अपनी हमेशा, दोनों का आपस में तालमेल बना के रखना, सबसे बड़ी बात ये। और शादी जैसा जो है उसको पहले परिचय में, और उसको सोचने समझने का वो कम से कम नहीं ज्यादा तो 6 महीने तो बिल्कुल होना ही चाहिए, और अपना बैंक बैलेंस और सब हर चीज को बना करके अपन उस लायक हो जाए। क्योंकि मुझे तो रोटी नहीं मिल रही थी 4 महीने में, मैंने जितना जो जल्दी किया उसको उतना जल्दी नहीं करना चाहिए। उस समय की मांग थी इस बार इस समय की अब ये मांग नहीं है, क्योंकि ये कंपटीशन का युग है, तो रिकॉर्डिंग क्लब उसमें भी कुछ कंपटीशन के कुछ एडवांस तरीके बता देगा कि रोटी कैसे बनाना, इसमें कैसे क्या करना, बहनों को हमारे तैयार कैसे करना। क्या मैं देखता हूँ, सुनता समझता हूँ, मुझे मालूम है कि भाई और बहनों के लिए रिकॉर्डिंग क्लब और संदीप सर को तन मन धन से लगे रहते हैं, और ऐसे ही लगे रहे। और रेडियो मधुबन के लिए, जो हमराही के लिए हमको आपने चुना, दोनों को एक बार फिर मैं हृदय की अंतर गहराइयों से सहस्त्रों बधाई और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश सर और लीना मैम, आपने आज समय दिया हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बना। मैडम जो जी आप सर हो जो मैडम कह करके आप हमें वो शर्मिंदा करते हैं, आप हमारे वरिष्ठ हैं, और मन से मन के आपके हमारे सबके मिलन है ना। तो भाई देखिए, 4 जुलाई के हिसाब से मानोगे तो आप हमसे बड़े हैं, 3 मई के हिसाब से मानोगे तो आप हमसे छोटे हो। फिर यहाँ इधर 78 और क्या जाता है, संदीप सर का क्या जाता है, 78 और 84 बचना कहीं किसी को कहीं कुछ नहीं है ना। हाँ, तो चलिए सर, फिर बहुत अच्छा लगा आज आप दोनों से बातें करके, और हम उम्मीद करते हैं कि हर एक का जीवन ऐसा ही खुशियों भरा, और जो है कहते हैं ना, जिसको संतोषम परम सुखम, इसी भावना को लेकर के हम सब आगे बढ़ते रहें। तो श्रोताओं, ये था आज का हमारा हमराही कार्यक्रम। अब मिलते हैं अगले रविवार किसी और हमराही के साथ। तब तक आप सब क्या करें, कुछ नहीं, बस रेडियो मधुबन को सुनते रहें।
24 घंटे 7 दिन, और सुनते रहें, मुस्कुराते रहें। हमारा ऐप इंस्टॉल कर लें रेडियो मधुबन का प्ले स्टोर से, और ईमेल करें info@radiomadhuban.in पर, और कॉल करना चाहें तो 941415 पर कॉल कर सकते हैं। आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं, और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए भी आप हमसे कह सकते हैं। और देखिए, कोई भी विवाहित व्यक्ति जो दिव्यांग है, दोनों में से कोई भी किसी भी तरह की दिव्यांगता से अगर आप हैं तो हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो इंतजार रहेगा आप सबका भी, और आप सबको इंतजार रहेगा हमराही के अगले एपिसोड का। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ।